तो ट्रीटी क्या है? पहली बात तो एक लिखित रूप से क्या है, ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, वर्बल नहीं, मुँह जबानी नहीं, लिखा हुआ है। तो ट्रीटी इज अ रिटन एग्रीमेंट विच इज साइंड बाय कंट्रीज, ठीक है, दो देश या दो से ज़्यादा देश मिलकर इसको साइन करते हैं, और हो सकता है देश के साथ साथ कुछ संगठन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, वो भी साइन करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, जैसे कि कुछ नाम बताओ। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, ये सब क्या अलग अलग संगठन हैं, इसमें कई लोग हैं इन्वॉल्व, ठीक है। तो देश भी साइन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी, संगठन भी साइन कर सकती हैं, ठीक है। और जब आप साइन कर लेते हैं इसको, देन इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर द सिग्नेटरी पार्टीज टू एक्सेप्ट सर्टेन रूल्स दैट हैव बीन एग्रीड अपॉन इन दी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो एग्रीमेंट आपने साइन किया बेसिकली एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको साइन करने के बाद अब आपके ऊपर कुछ बाध्यताएं आ सकती हैं, कुछ काम करना आपके लिए मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए थे, किसमें, उस एग्रीमेंट में जिसको देशों ने मिलकर साइन किया है, कंट्रीज ने साइन किया। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अब जो देश इसको साइन कर चुके हैं वो कहीं ना कहीं इन रूल्स रेगुलेशंस को मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ काम करेंगे। अब देखिए, जो सिग्नेचर होता है, जो कंट्री इसको साइन करती है उसको हम कहते हैं सिग्नेटरी पार्टीज। यहाँ पार्टी का मतलब कंट्री है, दूसरा वाला पार्टी नहीं है। सिग्नेटरी पार्टी मतलब वो कंट्री जो इस डॉक्यूमेंट को साइन कर चुकी हैं, ठीक है। अब साइन भी दो प्रकार के होते हैं, ये सुना है पहले, आप सुनो। On signature of the treaty, the signatory parties agree to follow the written obligations। जो भी इसमें लिखा है कि हाँ ये काम हमें करना है, तो जो कंट्री है वो एग्री करती, ठीक है इसको हम अपने यहाँ करेंगे, while agreeing to accept the liabilities on failure to follow said obligation। और इसके साथ साथ ये भी होती कि कुछ अगर कल को हमने नहीं फॉलो किया इसके अकॉर्डिंग, तो जो भी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी वो हम निभाएंगे फिर, ठीक है। अब ये जो ट्रीटीज़ का सिस्टम था, इसको बनाया किसने था, मतलब ये जो लीगल एग्रीमेंट कंट्रीज के बीच में होता है, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई, ठीक है ना। तो ऑल द ट्रीटीज़, जितनी भी ये संधियाँ साइन की जाती हैं, जितने भी ये पैक्ट्स साइन किए जाते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, इन सब का जो जेनेसिस है वो हुआ था 1969 में वियना कन्वेंशन में, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड किया गया कि एक एग्रीमेंट बनवाया जाएगा कभी भी देशों के बीच, और जब भी देश को साइन कर लेंगे तो उसको हम ट्रीटी कहेंगे, और उसके कुछ अपने इफेक्ट्स होंगे, और हर देश को उसको मानना पड़ेगा जो भी साइन करेंगे। तो द ट्रीटीज आर गवर्नड थ्रू द वियना कन्वेंशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ठीक है ना। ये जितने भी संधि हैं, एग्रीमेंट्स, इनका एक कानून है ये, या इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज, खिलाड़ियों का खिलाड़ी है ये, ठीक है ना। जितनी भी संधियां होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सब को गवर्न करने के लिए, उन सब को मैनेज करने के लिए एक मेन ट्रीटी है, उसको हम क्या कहते हैं, वियना कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है, 1969 में हुई थी। अच्छा, इसमें ये भी साफ साफ लिखा है कि अगर एक बार कोई स्टेट ने साइन कर दिया कोई ट्रीटी, स्टेट मतलब यहाँ पे कंट्री है, तो अब अगर उस कंट्री में तख्ता पलट भी हो जाए, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, फिर भी वो ट्रीटी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट व्हेन अ स्टेट साइंस अ ट्रीटी, एक बार आपने लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, देन इट रिमेन्स अ पार्टी। अब वो जो कंट्री है वो एक पार्टी मेंबर बन जाएगा, किसका, उस ट्रीटी का। इवन इफ डोमेस्टिकली, अगर घरेलू तरीके से वहाँ पर ट्रीटी साइन करने के बाद उस देश में जो सरकार है, यहाँ पे स्टेट में एस कैपिटल है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब नेशनल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बदल भी जाए, तब भी जो पुरानी गवर्नमेंट ने ट्रीटी साइन किया था वो ट्रीटी एक्टिवेटेड रहेगी। कोई नई सरकार ये नहीं बोली यार हमने थोड़ी ना साइन किया था, ठीक है, आपकी पार्टी ने नहीं साइन किया था, लेकिन अब आप क्या हैं, खुद एक गवर्नमेंट हैं, और उसके पहले भी जो साइन किया था वो कौन था, गवर्नमेंट था।
आज मोदी सरकार कुछ साइन कर दे तो मोदी सरकार क्या है, बेसिकली भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल को मोदी सरकार हट जाए, कोई और पावर में आ जाए, तो अब वो क्या बन जाएगी, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो फैसले पुरानी भारत सरकार ने लिए हैं, स्पेशली जो ट्रीटीज़ ऐसी साइन कर रखी है, उन ट्रीटी को रिस्पेक्टफुली मानना पड़ेगा आने वाली सारी की सारी गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो ये बात भी वियना कन्वेंशन में लिखी हुई थी। तो ट्रीटी आप समझ गए क्या होता है। कन्वेंशन जो होता है वो भी एक प्रकार की विशेष संधि है, विशेष ट्रीटी है, इसको हम स्पेशल ट्रीटी कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन इज अ स्पेशल ट्रीटी। आपने कई सारे कन्वेंशन का नाम सुना है, यहाँ पे आपने ऊपर देख लिया वियना कन्वेंशन, ठीक है ना। तो आपने कई बार वर्ड सुने होंगे, ट्रीटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, सुना है। तो ट्रीटी बेसिकली लीगल एग्रीमेंट है जो देश या दो से ज़्यादा देश या संस्थाएं, संगठन साइन करते हैं। कन्वेंशन भी एक स्पेशल ट्रीटी ही है जो एक मीटिंग में साइन की जाती है। एक मीटिंग होती है, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस में कई देश पार्टिसिपेट करते हैं, और जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो वहाँ पे कुछ बातों का जिक्र होता है, ठीक है, आगे क्या किया जाए। तो फिर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से कुछ बातों को लिखा जाता है कि ये काम करने होंगे। फिर उस डॉक्यूमेंट को सब लोग साइन करते हैं, सब लोग मतलब हर देश के जो लोग वहाँ पे बैठे हैं। अब ये भी अपने आप में एक ट्रीटी बन जाता है, लेकिन क्योंकि इस ट्रीटी को साइन कराने के लिए पहले कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उस कॉन्फ्रेंस में कई देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने बातचीत करी, कुछ पॉइंट्स लिखे, उस पर अपनी हामी भरी, और फिर सब ने मिलकर उसको साइन किया। इसको कन्वेंशन कह देते हैं। ये भी ट्रीटी ही है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की ट्रीटी है। कौन? कन्वेंशन। तो कन्वेंशन इज अ स्पेशल ट्रीटी दैट कंक्लूड्स, मतलब ये कब होती है, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एन इशू ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू बी रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट्स डिस्कसिंग द ग्लोबल इशू। मान लीजिए पर्यावरण पे कुछ डिस्कस करना हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत तेज़ी से, आइस मेल्ट हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कई देशों ने फटाफट एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप देखते हैं कई बार ये होता है, क्या है ये, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ना। ये कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में कई बार बेटा कुछ ट्रीटी साइन की जा सकती है, तो जो ट्रीटीज इस कॉन्फ्रेंस में साइन होंगी उसको हम कन्वेंशन कहेंगे। वो होगा एक लीगल एग्रीमेंट ही, वो भी ट्रीटी है, लेकिन क्योंकि वो ट्रीटी एक कॉन्फ्रेंस में साइन की गई। कॉन्फ्रेंस मतलब जहाँ पे कई लोग एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी पॉइंट्स को, जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उनको सामने रखते हैं और फिर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस में पेश की गई ट्रीटी को कन्वेंशन कहा जाता है। समझ पाए? जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर डिस्कस्ड इन कन्वेंशंस अटेंडेड बाय सेवरल ग्लोबल मेंबर स्टेट्स। यूनाइटेड नेशन जब कोई कॉन्फ्रेंस रखता है, मीटिंग रखता है, ऐसी मीटिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे कई कंट्रीज आती हैं, उन मुद्दों पे बात करती हैं, उसके बाद एक कन्वेंशन को साइन कर सकती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे हम सब लोग मिलकर। तो वो कन्वेंशन जो साइन किया वो अपने आप में क्या बन गया, ट्रीटी। लेकिन क्योंकि वो ट्रीटी एक कॉन्फ्रेंस में साइन की गई है तो क्या बन गया, एक कन्वेंशन। ठीक है ना। और कल को अगर इसी ट्रीटी या कन्वेंशन को जो आपने साइन किया है, इसमें कुछ चेंज करना हो, इस प्रोसीजर को अमेंड करना हो, जो आपने लिख के 4-5 चीज़ों को साइन कर दिया, अब ये काम कैसे करना है, इसमें कुछ चेंजेस करना हो, उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल भी एक ट्रीटी ही है, लेकिन ये भी एक स्पेशल ट्रीटी है। इसका काम क्या है, इट अलाउज अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, रिवीजन, चेंजेस, संशोधन, एंड ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब भी चेंज, बदलाव। तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जो अलाउ करता है, परमिशन दे देता है कि जो भी पुरानी ट्रीटी का मेन टेक्स्ट था, जो भी इसमें लिखा था आप लोगों ने, अब आप लोग आपसी तालमेल से, आपसी सामंजस्य से दोबारा मिलकर उन चीज़ों में कुछ अमेंडमेंट, कुछ बदलाव ला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम अब कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये जो बदलाव, ये जो अमेंडमेंट मेन ट्रीटी में लाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद आ रहा है? वियना कन्वेंशन थी। वियना कन्वेंशन को कन्वेंशन क्यों बोला? बहुत सारी कंट्रीज एक साथ मिली थी, याद आ रहा है?
हाँ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नाम ही दे देते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कई कंट्रीज एक साथ मिली थी, उन कंट्री से मिलकर एक बेटा क्या साइन किया, एक TT साइन कर दिया। हाँ, एक TT साइन कर दिया, उसको क्या बोला गया, कन्वेंशन। अब जब उस कन्वेंशन को चेंज किया गया, बदलाव लाए गए, तो क्या बोला गया, प्रोटोकॉल। और कल को इस प्रोटोकॉल को भी अगर चेंज किया जाए तो किगाली अमेंडमेंट, याद आ रहा है, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और फिर हाँ, मतलब पहले एक होती है कन्वेंशन। ये कन्वेंशन भी अपने आप में क्या है, एक ट्रीटी है, एक ऐसी ट्रीटी, एक ऐसी संधि जो कहाँ साइन की गई है, एक कॉन्फ्रेंस में साइन की गई, कॉन्फ्रेंस। अब इस कन्वेंशन में कुछ बदलाव करने हो, चेंजेस करने हो, तो क्या करेंगे आप, प्रोटोकॉल लेकर आएंगे। प्रोटोकॉल भी क्या है, एक ट्रीटी ही है, जिसके माध्यम से आप पुरानी कन्वेंशन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। और इसके बाद क्या आता है, एक अमेंडमेंट, इसको अमेंडमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये पुराने वाले प्रोटोकॉल में चेंजेस लेके आता है। प्रोटोकॉल कन्वेंशन में चेंज करता है, अमेंडमेंट खुद प्रोटोकॉल में चेंज करता है, ठीक है। और कन्वेंशन अपने आप में क्या है, ट्रीटी है। ये सब ट्रीटीज ही हैं, लेकिन स्पेशल टाइप की ट्रीटी हैं। ये एक ऐसी ट्रीटी जो कॉन्फ्रेंस में साइन की गई है, ये एक ऐसी ट्रीटी जो एक मेन ट्रीटी को अमेंड करने वाली है, और ये एक ऐसी ट्रीटी जो एक प्रोटोकॉल को अमेंड करने वाली है। समझ पा रहे हो, अब क्लियर है। अब ये वर्ड्स कहीं भी आएंगे, कन्वेंशन, ट्रीटी, प्रोटोकॉल, अमेंडमेंट, घबरा हो तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो क्या है, मैं समझ गया मतलब इसका। अब एक और प्रॉब्लम जो आती कई बार सामने, साइन करने वाला और रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, साइन भी दो तरह के होते हैं, याद आया। तो वो दो तरह के साइन को समझिए। देखिए इनको, सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटी। अगर कोई कंट्री, स्टेट मतलब कंट्री है यहाँ पर, कोई कंट्री ने क्या किया, एक ट्रीटी को साइन कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल सा क्या है, इट मीन्स दैट द कंट्री हैज़ एन इंटरेस्ट इन फॉलोइंग द पॉइंट्स विच आर मेंशन इन द ट्रीटी। तो ट्रीटी बेसिकली एक एग्रीमेंट था, एक लीगल एग्रीमेंट, जिसको एक कंट्री ने साइन कर दिया। अब साइन करने के मतलब ये होता है कि जो देश ने साइन किया है वो चाहता है, उसका इंटरेस्ट है कि जो भी चीज़ें मेंशन थी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रीटी मेंशन थी, वो उसको पूरा करेगा, ऐसा उसकी इच्छा है करने की, तभी उसने साइन किया, नंबर 1। लेकिन जो ये सिग्नेचर होता है, जो साइन किया जाता है, ये साइन करना अपने आप में दो प्रकार का होता है। दिस सिग्नेचर इज अ लीगल प्रोसेस बट इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सिंपल सिग्नेचर, समझ में आ रहा है, मतलब हम साइन तो कर रहे हैं, मान लो मोदी जी या हमारे जयशंकर साहब किसी कॉन्फ्रेंस में बाहर जाएं, और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बाद में कन्वेंशन पेश हो, कन्वेंशन मतलब एक ट्रीटी पेश हो, और सब देश साइन कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने कहा हम भी साइन कर ही देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम सिंपल सिग्नेचर करने जा रहे हैं। इसका मतलब साइन तो हम कर दे रहे हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा हमारे देश में जब हम जाएंगे, अपनी पार्लियामेंट में बैठेंगे। डेमोक्रेसी हमारे देश में है, तो पार्लियामेंट में बैठेंगे, एक बिल पेश करेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे, उसको पास कराएंगे, एक एक्ट बनवाएंगे, एक लॉ बनेगा। उसके बाद ही ये ट्रीटी में जो हमने बोला है उसको अपने देश में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, करा पाएंगे। समझ में आया। तो बेटा एक चीज़ होती है बिल। बिल जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है, इसमें प्रपोजल है। प्रपोजल किस चीज़ का, लॉ बनाने का। कोई भी एक कानून बनाना, तो उसके लिए पहले आप एक प्रस्ताव लेकर आए कि भाई बनाना है हमें, तो बिल लेकर आ गए। बिल में एक ड्राफ्ट है, ये बड़ा पन्ना है, कई पन्नों का होता है, 500, 600, 1000, 2000 पन्ने, बहुत पन्ने हो सकते हैं। कल को आप ही लोग बनाएंगे। बिल कौन बनाता है, मंत्रियों को आता नहीं, ना उतनी उनकी पहुँच है वो बना पाएँ, मतलब यही वर्ड मैं बोलूँगा, बाकी नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो बनाएगा कौन, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, और वहाँ बैठे हुए आप लोग ऑफिसर्स। वो बड़े बड़े पन्ने जो बिल बनाया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन IAS ऑफिसर्स करते हैं। मंत्री को नहीं आता, बस वो कहते सुनो हमें ऐसा चीज़ चाहिए, इसको बना के दे दो। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे एक अपना एक होटल खोलना है, उसके लिए मुझे मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, बना के दे दो, यही बोलोगे ना, या खुद डिज़ाइन करने बैठ जाओगे, का कोडिंग आती नहीं, कहाँ से करेंगे, सिंपल सी बात है।
तो वही बात है, यहाँ पे मंत्रियों ने कह दिया सुनो एक ऐसा लॉ चाहिए बना के दे दो, तो उसकी पूरी प्रॉपर मशीनरी कैसे बनेगा, पूरा लीगल प्रोसेस वो कौन बनाएगा, सेक्रेटेरिएट बना के दे देगा, सचिवालय, ठीक है ना। तो वहाँ कौन बैठे हैं, ऑफिसर, तो वो लोग बिल बनाएंगे एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट, उस बिल को अब डिस्कस किया जाएगा कहाँ पे, हाँ अगर ये सेंट्रल लेवल का बिल है तो उसको हम पार्लियामेंट में भी डिस्कस करेंगे, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी डिस्कस कर सकते हैं पहली बात, ठीक है। अगर एक ऑर्डिनरी बिल है, एक सामान्य विधेयक है, तो उसको आप चाहे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में ले आइए, जब लाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको पास कराया जाएगा उस सभा से, उस हाउस से। पास करने के लिए मेजॉरिटी का इस्तेमाल होगा, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजॉरिटी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मेजॉरिटी का डॉक्यूमेंट मिल गया था आप लोग को, वीडियो भी आ जाएगी, देख लीजिएगा। बाकी सब लोग तो ऑफलाइन आए थे, समझ में आ गया सब कुछ, कोई डाउट, ठीक है। तो बिल पे डिस्कशन होगा, बिल को दोनों हाउस से पास कराया जाएगा एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी से, बहुमत से। उसके बाद जब ये बिल दोनों हाउस से पास हो जाएगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, फिर ये कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट साहब इसको साइन कर देंगे उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एक एक्ट। बिल मतलब विधेयक, एक्ट मतलब अधिनियम, फिर ये एक फुल फ्लेज कानून बन जाएगा। अब ये कानून बनाने का प्रस्ताव है, प्रपोजल है, द प्रपोजल मे गेट पास्ड मे बी फेल्ड, लेकिन अगर पास हो गया और प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए, अब ये जो लॉ का प्रपोजल था वो क्या बन गया बेटा, एक्ट, अधिनियम, फुल फ्लेज लॉ, और अब ये क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। इसे कहते हैं रेटिफिकेशन कराना। अगर कल को कोई चीज़ मोदी जी बाहर बोल के आगे कि हम अपने यहाँ प्लास्टिक बैन कर देंगे, साइन करते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो नहीं आते बार पन्नी चेक करने नगर निगम वाले, फाइन थोप पर चले जाते हैं आप लोग पे या सब्जी वालों के ऊपर 5-5, 10-10 हज़ार का फाइन लगा देते हैं। तो अगर मोदी जी ने बाहर जाके कन्वेंशन में बोल दिया कि हाँ इंडिया में हम लोग बैन कर देंगे क्या, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, तो बोल के तो आ गए, लेकिन वो कैसा सिग्नेचर था, सिंपल सिग्नेचर था कि बोल तो दिया है, लेकिन अब इसको डिटेल में हम घर जाके डिस्कस करेंगे। घर जाके मतलब अपने देश में जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे, एक प्रस्ताव पेश करेंगे, डिस्कशन होगा, पास होगा, महोदय साहब और महोदया मैडम साइन करेंगी, उसके बाद एक्ट बन जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट होगा। तब जो बातें हमने कन्वेंशन में लिखी हुई थी वो अब उसका हम क्रियान्वयन करा पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन करा पाएंगे। इसे कहते हैं रेटिफाई करना, रेटिफिकेशन करना, कि जो चीज़ें आप साइन करके आए हैं उस ट्रीटी में उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने देश में बाकायदा एक लॉ बनाना और लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, क्रियान्वयन करना और उसके थ्रू उस ट्रीटी, उस संधि को इम्प्लीमेंट कराना। तो इसके लिए सिंपल सिग्नेचर करके लोग आ जाते हैं और फिर घर आके मतलब यही सारे काम करते हैं, और इसे करने में कई साल कई महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सिग्नेचर कौन सा होता है, इसको देखिए, डेफिनेटिव सिग्नेचर। इसमें क्या है कि रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जो भी व्यक्ति वहाँ गया है, चाहे वो पीएम हो कोई भी हो, वो सीधे कह देगा कि हम सीधे यहीं पे डेफिनेट बोल रहे हैं, ये काम तत्काल प्रभाव से, इमीडिएट एक्शन से हमारे देश में होगा, इसके लिए हमें कोई बिल पास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जनरली लोग ये काम करने से बचते हैं, पहले ये करते हैं और उसके बाद आराम से घर आके बिल बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सिग्नेचर में क्या होता है इस वाले में कि जो भी कंट्री है, इट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो द पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी। साइन तो कर दिया है हमने, लेकिन अभी हम पे बाध्यता नहीं है, दबाव नहीं कि जो चीज़ में लिखी इसको हम माने, वो हम तभी मानेंगे जब क्या हो जाए, अनटिल इट रेटिफाइज द ट्रीटी। रेटिफाई मतलब यही, बिल की तरह पेश करेंगे, पास कराएंगे, एक्ट बनाएंगे, तब जाके जो पॉइंट्स उसमें लिखे थे अब वो हमारे पर मैंडेटरी हो गया उनको फॉलो करना, अब बाध्यता हुई है। समझ पा रहे हो, ये किस में होता है, तो आसान शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सिग्नेचर इन्वॉल्व्स नो ऑब्लिगेशन, कोई बाध्यता नहीं होती ऑन द कंट्री, बिकॉज द स्टेट, द कंट्री रिजर्व्स द ऑप्शन, वो पहले ही रिजर्व कर लेती है, रुको पहले हम सोच लें एक बार, जाके डिस्कस कर सबके साथ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मली साइन कर देते हैं, लेकिन ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब हम पार्लियामेंट में एक बिल पास करा पाएंगे, ठीक है। तो हियर द कंट्री रिजर्व्स द ऑप्शन ऑफ पुटिंग द ट्रीटी बिफोर द डोमेस्टिक नेशनल पार्लियामेंट। यहाँ पे कंट्री कहती है कि हम साइन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर जाके जो हमारी डोमेस्टिक पार्लियामेंट है, जो देश का हमारा लॉ मेकिंग बॉडी है, जो विधायिका है हमारी, वहाँ पे एक प्रस्ताव पेश करेंगे, वहाँ बनाएंगे, ताकि जो हमारे लोग हैं वो सब अपनी अपनी बातें रख सकें। हमारे लोग मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। भाई देखिए हमारे यहाँ कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये कौन है, दीज आर दी
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, हम और आप इनको चुनते हैं और ये हमारी आवाज़ है। एक पार्लियामेंटेरियन जब कुछ खड़े होकर बोलता है ना, इसका मतलब कम से कम 10-15 लाख लोग कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ सकता है वहाँ पे 10 लाख लोग रहते हों, 15 लाख लोग रहते हों, 20 लाख लोग रहते हों, वो 15-20 लाख लोगों की आवाज़ है। एक पार्लियामेंटेरियन को दबाना या उसको बैठा देना, इसका मतलब 15-20 लाख लोगों को बैठा देना होता है। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि हम घर जाएंगे, नेशनल पार्लियामेंट में पूछेंगे, ताकि जो लोग हैं वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं कह सकें। लोग मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है बेटा, जनतंत्र 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है, जनता बताती लाओ क्या बिल बनाना है हम बनाएंगे, जनता वोट करेगी, जनता उसको पास करवाएगी। इनडायरेक्ट में क्या, जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को, वोट करती है और कहती है हाँ अब आप जाइए बैठिए पार्लियामेंट में, हमारे बिहाफ पे अब आप फैसले लेंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हमारे यहाँ यही है। स्विट्जरलैंड वगैरह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जनता इन्वॉल्व होती है बेटा, जनता इन्वॉल्व होती है बेटा। वहाँ पर सीधे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि रेफरेंडम वगैरह का इस्तेमाल होता है बेटा। वहाँ पे हर चीज़ जनता को रेफर कर दी जाती है, रेफरेंडम, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वहाँ पे रिकॉल ऑप्शंस भी रहते हैं। अगर जनता क्या है कि लोगों को अपॉइंट करती है काम करने के लिए, चाहे वो एक ऑफिस वाले हैं, चाहे एक पार्लियामेंटेरियन ही क्यों ना हो, लेकिन जनता पीछे खड़ी, जनता जब मन चाहे वापस बुला लेगी। मान लो कोई हमारे एमपी है, उसका काम समझ में नहीं आ रहा है हमको, अब वहाँ पर देखिए ऑप्शन है, या तो इनकी सरकार हट जाए, गिर जाए, या जब दोबारा 5 साल बाद चुनाव होंगे तब इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन एक ऑप्शन होता है रिकॉल करने का। रिकॉल मतलब वापस बुला लेना। ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, बुला लेंगे, कहीं वापस आओ, तुमसे ना हो पाएगा, आओ तुम आ जाओ, और दोबारा से पुनः चुनाव कराया जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या उस जगह के क्षेत्र से जहाँ से लोगों ने वापस बुलाया है। हमारे यहाँ भी ये होता है कुछ जगहों पर, लेकिन कहाँ होता है, लोकल गवर्नमेंट में होता है। हाँ, तो कुछ जगह पंचायती राज सिस्टम्स में ये प्रावधान बनाया गया है, उसको धीरे धीरे बाकी जगह लाने की कोशिश किया जा रहा है। 2 MP MLA को वापस बुलाने का अधिकार अब तक हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पार्षद टाइप लोग हैं और जो प्रधान टाइप लोग हैं उनको हटाने के लिए प्रावधान कुछ जगह बनाया गया है जहाँ पे वापस बुलाया जा सकता है। वापस बुलाने के लिए भी वोट कराया जाएगा। मान लीजिए एक क्षेत्र है, इसमें 50,000 लोग रहते हैं, इसमें से 4-5 लोग को व्यक्ति पसंद नहीं, मान लो व्यक्ति मैं ही हूँ, तो ये 4-5 लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे मेरा। अब क्या होगा, ये आपस में सब लोग पहले बात करेंगे कि इनका काम अच्छा नहीं है, बार बार इनको बोलने के बाद भी काम सही नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सब लोग एक मीटिंग करेंगे, अब यहाँ पे एक वोटिंग कराई जाएगी, क्या सब लोग चाहते हैं कि इनको हटा दिया जाए। अगर मैक्सिमम लोगों ने मेजॉरिटी में वोट कर दिया कि इनको हटा दिया जाए, तो अब मुझे रिज़ाइन करना पड़ेगा, अब मेरी जगह खाली हो गई, अब कोई और खड़ा होगा यहाँ पर, फिर वोटिंग होगी कि क्या इनको दिया जाए रोल, फिर वोटिंग होगी, दिया जाएगा तो जितना बचा हुआ टर्म था वो आके काम करेगा। ये काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे जनता के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। तो ये छोटी जगहों पे बेटा आसान है। स्विट्जरलैंड में लोग ही कितने हैं अगर तुम इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाओगे ना बेटा, बहुत अस्थिरता रहेगी, हर दिन लोग बुला लेंगे वापस आ जाओ। हाँ बेटा, कोई काम नहीं हो पाया, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं कर पाओ वापस आ जाओ। तो यहाँ पे जानते हो क्या होगा, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। याद आया अपीजमेंट, क्या था अपीजमेंट, डिमांड्स को पूरी करना ताकि सामने वाला हम पे कोई एग्रेशन या वॉर ना कर पाए। तो अब यहाँ पे जो सरकार है वो जनता की बस डिमांड पूरी करे, हाँ तुम क्या चाहते हो, ये चाहते हो ये ले लो, ताकि हमको बनाए रखना, वापस ना बुलाना। लेकिन कोई बड़े विजन वाला कोई चीज़ है तो नहीं कर पाएगी बेटा। कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं तुरंत आपको मिल जाते हैं, और कुछ फ़ायदे लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। जनता को क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट। वो चाहती सरकार तुरंत आई, हमने वोट दिया, बस आते ही टैक्स माफ़ कर दे, लोन माफ़ कर दे, कर्ज माफ़ कर दे, सरकार रोड बना दे, बिजली 24 घंटे आ जाए। और अगर ये सरकार कोई और लंबे काम में इन्वेस्ट है कि इसका फ़ायदा अभी नहीं 20 साल बाद मिलेगा, जनता की हमें 20 साल बाद किसने देखा है कल क्या होगा, अभी चाहिए, तुम दे नहीं पा रहे, वापस आ जाओ। तो अब इसमें क्या है, जो भी गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्लान कोई बना ही नहीं पाएगी, बस शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलेगी, और इससे लंबे समय में देश की बड़ी ग्रोथ हो नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए जो देश में बदलाव करने हैं वो तुरंत दिखेंगे नहीं। कुछ काम जो तुम लोग अभी कर रहे हो वो तुम्हारे अभी काम नहीं आएंगे, कुछ साल बाद काम आएंगे।
ऐसे ही पापा मम्मी जो आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तुरंत तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा, कुछ साल बाद काम आएगा। तुम्हारे लिए हो सकता है पापा मम्मी ने हेल्थ प्लान ले रखा हो, हेल्थ कवर ले रखा हो, LIC ले रखा हो, अभी उसके लिए प्रीमियम भरते हैं, वो तुरंत काम नहीं आता, वो कुछ समय बाद जब कुछ वैसे कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए उस समय काम आ सकता है। ठीक है। हाँ बेटा तुम क्या कह रहे थे बताओ। बेटा दिक्कत क्या नहीं, हमारे यहाँ करा सकते थे, सही चीज़ था, लेकिन फिर ये एक सिलसिला शुरू हो जाता, फिर हर कोई बिल आता, हर जगह वो चीज़ इनिशिएट होती, नहीं ठीक है ये भी करा लीजिए। तो इसका मतलब फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह गया। आप एक तरफ चुनकर हमें भेजें तो हमें काम करने दीजिए, बार बार अगर आप ही करना है तो कोई मतलब नहीं रह गया। और फिर ऐसे देश में जहाँ पे विविधता बहुत सारी है, अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग फॉलोअर्स हैं, अलग अलग उनकी सोच है, तो ऐसे केस में बेटा ये चीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को निमंत्रण नहीं देता, अस्थिरता आती है। या तो देश में एक ही नेशन हो, नेशन समझते हो, जैसे स्विट्ज़रलैंड में एक ही नेशन, नेशन स्टेट। हमारे नेशन कहाँ हैं, बहुत नेशंस हैं, तो अलग लोग, अलग धर्म, अलग जातियाँ, अलग सोच, अलग पृष्ठभूमि, अलग डिमांड। अगर इस केस में तुम सबको ये राइट दे दोगे बेटा, तो हर दिन कुछ वर्ग खुश होंगे, कुछ वर्ग खुश नहीं होंगे, तो जो खुश नहीं होंगे वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा देश में अस्थिरता बहुत है कि गवर्नमेंट का बस मेन फोकस क्या रहेगा, अपनी सीट बचाए रखना, और बड़े और कठिन फैसले वो ले नहीं पाएगी कभी भी। ठीक है ना, इसलिए चीज़ हमारे यहाँ सही नहीं है। अगर हम एक नेशन स्टेट होते, सब कुछ यूनिफॉर्म होती हमारे यहाँ, तो शायद हो सकता था, और शायद पॉपुलेशन भी कम होती तो हो सकता था। आप देखते होंगे कई सारे इंडेक्स आते रहते हैं, हम काफ़ी पीछे रहते हैं, अगला आगे रहता है। अब खुद एक बात सोचो, तुम्हारे घर में एक ही कमरा हो, उसको सफाई करना आसान होगा। तुम्हारे घर में 24 कमरे हों और इस तरह के 3 माले हों, अब तुम्हें सफाई करना है, तो जिसके पास एक ही कमरा हो तो सफाई करके बैठ जाएगा, कहेगा देखो मैं इंडेक्स में आगे हूँ तुमसे। तो ये नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड, यही लोग हमेशा टॉप 5 में रहते हैं। काहे रहते हैं? पहली बात तो एक नेशन स्टेट है, एक ही टाइप के लोग हैं, एक ही जैसी दिमाग चलता है, एक ही धर्म है, सब कुछ एक ही है। छोटे भी तो हैं बहुत, जनसंख्या बहुत कम है, तो छोटी जगह को एडमिनिस्टर करना, वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। इंडिया जैसे मल्टी डाइवर्स कंट्री में, जहाँ वैरायटी बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, और सबसे बड़ी जनसंख्या बहुत है, हाँ, तो यहाँ पे ये सब काम करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर भी हम काफ़ी हद तक कर देते हैं। नॉर्वे का जो प्रेसिडेंट है या जो वहाँ पे PM साहब है, उनको एक दिन के लिए बना दो यहाँ का इंडिया PM, बाल नोच लेगा पूरे अपने वो, और मोदी जी को बैठा दो, वो कहेंगे यार फिनलैंड या नॉर्वे को तो मैनेज करने से अच्छा कि मैं अपने गांधीनगर को मैनेज कर लूँ, उससे तो छोटा फिनलैंड है। हमारे यहाँ के CM और PM के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आपने बड़ा लेवल का काम कर रखा हो ना, तो छोटे काम आपके लिए बहुत मायने नहीं रखते। आप एक बड़ा देश संभाल के आ रहे हैं, कई 100 करोड़ जहाँ जनसंख्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आपको एक छोटा सा देश मिल जाए, जैसे आपको कल कोई बड़े शहर का DM बना दिया जाए जहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे आप 3-4 साल रहे, अब आप पक चुके हैं, आपको पता है कि कैसे काम करना, मतलब पकना मतलब वैसे वाला पकना, काम से पकना नहीं, तब के, हाँ एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आपको कोई छोटा सा दे दिया जाए जिला, आप इन कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, जब तक 10-12 खून खराब ना हो, रोज़ 4-5 डकैती ना हो, 3-4 दंगे ना हो, मुझे अच्छी नींद नहीं आती है, क्योंकि आदत थी मेरी वहाँ देखने की सब चीज़ें। तो वही चीज़ है, अगर कभी स्वैप हो जाए लीडरशिप का, तो अब उनसे कहा जाए कि ठीक है जो भी नीतियाँ वहाँ लगाते हैं नॉर्वे स्वीडन में, अब यहाँ लगाइए इंडिया में, दिखाइए नंबर 1 पे लाके इसको, नहीं ला पाएंगे। ठीक है, ये वही बात है कि दोनों का कोर्स और फॉर्मेट अलग अलग है। एक UPSC एग्ज़ाम दे रहा है, एक पता नहीं कौन सा दे रहा है, ठीक है ना, और उसमें नंबर 1 आके बहुत उड़ रहा है, परेशान मत हो, ये सब अलग चीज़ें होती हैं। खैर आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है कि जो भी चीज़ें यहाँ डाली जा रही हैं, न्यूज़ की हैं या फैक्ट्स की हैं, उसको देखते रहा करिए। मैंने आज एक मैसेज डाला भी था, तो आई होप आप लोगों ने चैनल ज्वाइन कर लिए हैं। करंट अफेयर की चीज़ें या कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उस पर आती रहेंगी, उसको देखते रहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, पढ़ते रहिए। कुछ न्यूज़ की एनालिसिस आएगी, वो भी देखते रहिए, ठीक है। और आज से ही कुछ MCQ पोल्स भी शुरू हो जाएंगे, कुछ डेली बेसिस पे MCQs आएंगे, उनको भी आप लोग अटेंड करते रहिएगा, ठीक। तो सिंपल सिग्नेचर में क्या होता है कि जो कंट्री है वो ये डिसाइड करती है अपने घर जाकर कि हम पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे, लोगों से पूछेंगे, मतलब पार्लियामेंटेरियन से डिस्कस करेंगे,
बिल पास करेंगे, एक्ट बनाएंगे, और तभी जो पॉइंट्स ट्रीटी में लिखे हैं हम उसको अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करा पाएंगे। लेकिन अगर दूसरे हाथ पे आपने एक डेफिनेटिव सिग्नेचर साइन कर दिया है, मतलब यू आर डेफिनेट कि आप ये काम करेंगे, आप पार्लियामेंट पे आप डिपेंडेंट नहीं है कि वहाँ से पास हो पाएगा बिल या नहीं पास हो पाएगा, तो यहाँ पे सीधे सीधे जो कंट्री है, स्टेट है, और जो भी उसके डिप्लोमेट गए हैं वो साफ साफ ये बात जाहिर कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी विलिंगनेस कि वो करना चाहते हैं। दे आर विलिंग टू बी बाउंड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी, दैट टू विदाउट द नीड फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रीटी। मतलब अगर किसी कंट्री के डिप्लोमेट ने या जो भी मिनिस्टर साहब वहाँ गए हैं, जो भी हैं डेलीगेशन पे गए हैं, वहाँ पे अगर वो डेफिनेटिव सिग्नेचर वर्ड बोल के साइन कर दें, इसका मतलब क्या है कि अब ये ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट होगी, इसको रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। रेटिफिकेशन मतलब वही बिल पेश करना, एक्ट बनाना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंपल सिग्नेचर है मतलब इसका रेटिफिकेशन होना पड़ेगा, और जब तक रेटिफिकेशन नहीं हो तब तक ये ट्रीटी फुल फ्लेज इफेक्ट में नहीं आएगी, लागू नहीं हो पाएगी, एनफोर्स नहीं हो पाएगी। तभी होगी जब रेटिफिकेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो रेटिफिकेशन का मतलब है कि जब एक कंट्री अपनी एक ट्रीटी को जो साइन कर चुकी थी उसको रेटिफाई कर दे। रेटिफाई मतलब कंसेंट दे दे कि जो भी चीज़ें थी अब उसको हम मानते हैं और वो हमारे ऊपर उस पर बाध्यता रहेगी, हाँ मैंडेटरी रहेगा हमारे लिए उसको मानना, ठीक है। तो रेटिफिकेशन होता क्या है, द स्टेट गेट्स द ट्रीटी अप्रूव्ड। कंट्री जो है उस ट्रीटी को जो साइन करके आई उसको अप्रूव करवाती, कहाँ से? बाय इट्स नेशनल पार्लियामेंट, संसद से अप्रूवल लेती है, मतलब वही एक बिल पेश करती, प्रस्ताव लेकर आती है, पास कराती है। तो रेटिफिकेशन में गिव्स द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट अ मच बिगर रोल टू डायरेक्ट द स्टेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स। तो देश में जो कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, जो भी नीतियां रखना चाहता है, उसमें पीछे बैक स्टेज पे इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाता है? पार्लियामेंट का। कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगी वो चीज़ जो आप साइन करके आए हैं वो देश में उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। ऐसा कहाँ होता है? रेटिफिकेशन में। मतलब जब आप सिंपल साइन करके आए, सिंपल सिग्नेचर, और जब डेफिनेटिव कर देते हैं इसका मतलब रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट द नीड फॉर रेटिफिकेशन। समझ पा रहे हो उस चीज़ को? तो अब आप जान चुके हैं इनके बारे में, ट्रीटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, सिग्नेचर में भी 2 सिग्नेचर्स, रेटिफिकेशन, जान गए हो। ये शब्द कई बार कई आर्टिकल्स में, कई किताबों में कई जगह दिखेगा, और कई बार इसको हम इंटरचेंजेबली एक ही समझ लेते हैं। आप समझ गए अंतर क्या क्या है? भूलोगे तो नहीं?